अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 का लेक्चर 12 स्टार्ट हो गया जी। सही से पढ़ रहे हो ना? इसी बार में पास कर लेना। स्कीम अप्लाई हो जाती है, अगर बदल जाती है, बदलती है नहीं बदलती तो चीज़ें क्लियर होंगी, तो अगर बदल जाती है तो ज़ाहिर है उसके साथ साथ सिलेबस भी बदल जाया करते हैं, तो ये ना हो कि फिर दोबारा पढ़ना पड़ जाए। डू और डाई है ना, हाँ डरा रहा है ताकि पढ़ ले, है ना। हमने कौन सा फिर भी पढ़ना है, हम तो औकाब हैं, हम तुंदी के वादे मुखालिफ से नहीं घबराते हैं ना, हम तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेना अपना ही फायदा। हाँ जी, रीवैल्यूएशन स्टार्ट की थी कल हमने, और इसमें मैंने आपके साथ सबसे पहले जो कल बात की थी वो तो ये की थी कि कंपनी केस के अंदर हम कैपिटल और प्रॉफिट इकट्ठा रखा करते थे इंडिविजुअल में। कंपनी केस में हम घर से आने वाले पैसे यानी कैपिटल अलग रखते हैं और उसका नाम शेयर कैपिटल रखते हैं, और जो प्रॉफिट्स कंपनी कमाती है ओवर इट्स लाइफ वो अगर निकाले ना तो रिटेन करते हैं अलग से अकाउंट में जिसका नाम है रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, निकालें भी तो नॉर्मली सारे नहीं निकालते, पर अगर निकालेंगे तो रिटेन अर्निंग्स में से निकालेंगे, ये वाला पैसा तो निकालने की इजाजत होती ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाकर देखे थे, और ये बीच में क्या चीज़ बनी हुई है ये अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टॉपिक है हमारा, जैसे आपको कहा हुआ है कि 50+ जब जाएंगे तो हम उस वक्त कहीं जाकर ये टॉपिक पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ एरर के बाद। तो उसके बाद फिर हमने बात ये की थी कि सब्सिक्वेंटली यानी इनिशियली तो आप 2 क्राइटेरिया मीट कर जाए, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो आप एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी इजाजत है आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर इनिशियल मेजरमेंट पे कोई ऑप्शन नहीं है, इनिशियल मेजरमेंट में को 2 ऑप्शन है। इनिशियल मेजरमेंट पे एक ही ऑप्शन है कि आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी, और कॉस्ट नॉर्मली उस दिन की फेयर वैल्यू होती है जितने में आपको एसेट पाया। बहरहाल इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी? कॉस्ट पे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल यानी एसेट अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, चाहे 10, 20, 25 साल पहले खरीदा था, जितने का खरीदा था उस कॉस्ट पर माइनस अक्यूमुलेटेड ऑप्शन बुक वैल्यू पर नजर आए, या अगर आप चाहें तो आप बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बाद रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी स्विच कर सकते हैं। क्या था हमें पता ही नहीं था, कल हमने इसको सीखना शुरू किया था कि आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट डेट पर आप अपने एसेट की बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं और सरप्लस या लॉस निकाल लेते हैं, और फेयर वैल्यू पर एसेट हमारा आ जाता है। कल सरप्लस ही आया था, आज इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा सा लॉस भी आएगा, ठीक है। बच्चे कहाँ हैं? आखिरी रो खाली है, हफ्ता है ना, तो इधर से आज जो है वो रिवैल्यूएशन खत्म हो जानी, मतलब आपको कल एक एंट्री क्या क्या भेजी थी कि लिख लो, अब मेन वो चीज समझने वाली आ जाए, फिर उसके बाद आज लॉस भी आ जाना है, बस रिवैल्यूएशन तो खत्म हो जानी नहीं, आ रहे हैं बच्चाज आर कमिंग। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने आपको आखिरी एंट्री समझाए बगैर लेजर्स और जर्नल एंट्रीज और वर्किंग कहा था कि 53 और 4 की भी कर लीजिएगा, उम्मीद है आपने कर ली होगी, कोई मसला तो नहीं आया इसमें। अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, किसी एक सवाल के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं। अच्छा, एक चीज है कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम मैंने जैसे आपको कहा है, ये भी मैं मुकम्मल आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब हम पढ़ लेंगे तो मैं तब इसका दूसरा जो पोर्शन है एसओसीआई का, जिसको अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम कहते हैं, ये मैं तब आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि अभी इसको लाने का फायदा इसलिए नहीं है कि बात इतनी सी करके पूरी समझ आती नहीं है। इसने जहां जाना है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज, जैसे प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग में, तो बहरहाल थोड़ी सी बात इसकी जो कर सके वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप देखिएगा जरा गौर से, ओसीआई जब पढ़ेंगे स्टेटमेंट इक्विटी तो आपको पता लगेगा रीवैल्यूएशन पर ओसीआई में भी कुछ होता है, पर वो जो कुछ होता है वो फिलहाल मैंने छुपा लिया हुआ है, फिलहाल उसके बगैर मैं आपको लेकर चलूंगा, ठीक है ना। ये ना वो कल में जाके तो देखो ये क्या बात हुई, ठीक है। इसलिए ओसीआई में भी रीवैल्यूएशन पर मूवमेंट जो आती है तो कुछ ना कुछ हम प्रेजेंट करते हैं, पर उसका भी वक्त नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उसको मंजिल तक मैं नहीं पहुंचा सकूंगा, तो दरमियान में कोई चीज लिख दी जाए तो आप फिर दरमियान में ही रहेंगे, आपके दिमाग के अंदर वो शुबहात पैदा होते रहेंगे। बहरहाल मैं एसओसीआई में सिर्फ पीएनएल का पोर्शन आपके साथ प्रेजेंट कर देता हूँ। ये 18 और 19 का सवाल था आपका, क्वेश्चन नंबर 53, इसी का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। इसमें पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, बोलो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में आ गया, पहले साल में 50 और दूसरे में 100। क्या एसेट्स बढ़ गए हैं कि डेप्रिसिएशन बढ़ गई है? ये बड़ी बुनियादी बात है, आज इसी के ऊपर तो फिर गेम उठनी है। क्या 19 में एसेट बढ़ गए थे, मजीद एसेट्स आए हैं कि डेप्रिसिएशन बढ़ गई है? तो क्या हुआ था, रीवैल्यू हुआ था, तो क्या कम हो गया था एसेट? अगर कम हो गया होता एसेट रीवैल्यू होने के बाद तो डेप्रिसिएशन तो कम होती। जी बेटा, आवाज में इशू आ रहा है जी, एजाज की वजह, मुझे एजाज में इशू आ रहा है भाई, आवाज में क्या इशू आ रहा है बच्चों को? अच्छा जी, जरा पॉज कर दें जी बच्चों। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर एसेट 19 में रीवैल्यू, देखो रीवैल्यू का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की कम भी तो हो सकती है, ठीक है ना। अगर हमारी 19 की डेप्रिसिएशन 18 की निस्बत बढ़ी है, एसेट तो नहीं बढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, एसेट जो रीवैल्यू हुआ है वो अपवर्ड हुआ, जिस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया। ये ऐसी तरह बात की, थोड़ा इसी से आगे आज ना गेम बुलंद होगी, ठीक है, सही है। और अगर कभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी
तो डेप्रिसिएशन का असर क्या पड़ेगा? अगर कॉस्ट से भी नीचे चली जाए ओरिजिनल कॉस्ट है तो वो कम हो जाएगी। चलें छोड़ें फिलहाल, तो ये डेप्रिसिएशन हो गई। और तो पीएनएल के अंदर कुछ भी नहीं आया था इस सवाल में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करें, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, मैं सिर्फ एसओसीआई लिख दिया करूँ तो समझ जाया करें कि क्या है ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि पूरा मतलब पूरा पीएनएल तो नहीं ना बनाया मैंने, पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बन रही, ठीक है। तो अब ये बार बार लिखवाया ना करें मुझसे, ओके ओके जी। तो व्हाई आई एम स्टैंडिंग, सेटिंग जी बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपका पीपीई, पता नहीं नाम को, तो चलो पीपीई लिख देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। आपको अगर याद हो, शायद मैंने आपके साथ ये बात भी की हो कि ये वर्किंग बड़ी खूबसूरत वर्किंग है जो हम करते हैं, क्योंकि अगर कभी एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो हमें कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग हमें ईयर एंड पर, किसी भी ईयर एंड पर बुक वैल्यू दे रही है। इवन रिवैल्यूएशन वगैरह भी कर लेना तो कोई एंट्री करके, कोई प्लस माइनस करके देखने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं उसने जरूरत नहीं, अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो ना मुझे जर्नल एंट्रीज की जरूरत है, ना मुझे लेजर की जरूरत है, मैंने तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है चीज। तो ये तो बड़े मजे की वर्किंग है, ये जो वर्किंग हमने की है ये तो बड़ी जबरदस्त वर्किंग है कि अगर वो हमें कहता है बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट में एसेट्स की क्लोजिंग बुक वैल्यू जाती है। बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 18 की, बुक वैल्यू इस वर्किंग के अंदर अवेलेबल है, मुझे कोई जरूरत नहीं कॉस्ट देखने की। अगर कोई एक्सट्रैक्ट्स मांग ले और ये वर्किंग हुई पड़ी हो तो मजे ही मजे हैं जी, वेव्स ही वेव्स हैं, उठाएंगे फिगर और लिख देंगे। बाकी आपने करके देखना तो कर लें। 500 आप ऐसे करते होते थे बचपन में कि जी 500 की क्लोजिंग कॉस्ट है और 50 की प्रोडक्शन है और इसको नेट करें तो 450 की बुक वैल्यू है। इससे भी पीछे जाए तो सर जी पहले हम ये लेजर बनाएंगे, उससे एंट्रीज करेंगे और क्लोजिंग पे आएंगे। ये सब करने की जरूरत है क्या अगर वर्किंग हुई पड़ी हो? कितनी जबरदस्त वर्किंग है, ठीक है। तो 450 और 31 दिसंबर 19 पर ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 19 पर फिर बुक वैल्यू 800। अब एक बच्चा है जनाब, वो पहले लेजर बना रहा है, वो कह रहा है जी ओपनिंग 50 था, फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की, फिर सरप्लस रिकॉर्ड किया, सरप्लस इधर आके रिकॉर्ड हुआ और फिर हमारा एसेट जो है वो क्लोजिंग 900 शो कर रहा है। अब इतनी मुश्किल से ये 900 निकला। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 100 आई और क्लोजिंग 100 है, तो 900 और 100 को आप नेट करो। अब ये कितना लंबा चौड़ा काम किया हमने, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा काम करके 800 पे पहुंचे। अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगे और वर्किंग हुई पड़ी हो तो ना एंट्री करने की, बैलेंस शीट तो एकदम ऐसे बनती है, इनकम स्टेटमेंट फिर सोचना पड़ता है डेप्रिसिएशन कहां पड़ी है, आने वाले दिन में और चीज आएंगी ना, अभी तो डेप्रिसिएशन तो सामने नजर आ रही होती है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू रेडीली अवेलेबल है, इस वर्किंग का ये भी फायदा था, इसलिए पहले दिन से इसके ऊपर डाला था आपको, ठीक है। तो आप इधर देखो, ये 800 डायरेक्ट उठाओ और ये 450 डायरेक्ट उठाओ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं जी 450 और 800, ठीक है। ये 2019-18 ना, सही है। बाकी करके वर्किंग देख लो, एंट्रियां करके देख लो, पॉइंट तो यहीं पे ही है। अच्छा, और कुछ चीज बैलेंस शीट में आएगी जी, ये वर्किंग को देखकर बताएं, और कुछ चीज बैलेंस शीट में आएगी बेटा? रीवैल्यूड अमाउंट जो है, रीवैल्यूड अमाउंट ये 900 है ना, ये 900 है ना रीवैल्यूड अमाउंट। बेटा अभी तो रीवैल्यूड सरप्लस ही मैंने कहीं नहीं लिखा, सब करवाएंगे। वो एंट्री हुई थी, ये एंट्री को मैंने भी देखो सर्कल नहीं किया, ये एंट्री रीवैल्यूड सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। वैसे इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस की डेप्रिसिएशन नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, लेकिन चलें मतलब जुगाड़ कह लें तो ये भी है। उधर से ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कम हो रहा है, इधर सरप्लस भी कम हो रहा है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे कह भी लेते हैं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट टेक्निकली क्या कहते हैं इसको वो आज बताना है। खैर एनीवेज, अभी तो मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस की बात ही नहीं की, मैं ये कह रहा हूं और भी कोई चीज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में और कुछ जाना है? मैं इनकम स्टेटमेंट में ग्रीन 50 भी ले गया और 100 भी ले गया, इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में कुछ जाना है इस वर्किंग में से? या ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? ये तो नहीं लेके जाना कभी, खैर ये तो एसेट में बढ़ा है। दूसरी तरफ क्या ये पीएनएल में गया? कभी तो कल खाली था, ओहो ये तो मैंने बताना था आज। ये किसका कॉलम होगा? लेकिन हम इस 450 को पीएनएल में लेकर नहीं गए थे। क्यों नक्का? ये अनरियलाइज्ड है। अगर यहाँ लिख दिया तो अगले आ जाएंगे, भाईजान ने कटो पैसे कटो, 450 रुपया आपको मिला है, 450 मिलियन हमें भी कुछ दो। आप कहां से दोगे अब 450 मिलियन? वो तो कमाया ही नहीं अभी, ये कमाएबल है, मिलेबल है, अनरियलाइजेबल है, अनरियलाइज्ड सॉरी, ठीक है। चले तो पीएनएल में और कुछ जाना है यहाँ से? अच्छा, बैलेंस शीट में तो मैंने 450 भी भेज दिया और 800 भी क्लोजिंग डेट के ऊपर, दरमियान में जो कुछ हो रहा था मूवमेंट्स हो गई, कहानी खत्म। और कुछ बैलेंस शीट में जाने? सोच के बताओ। 50 नहीं, बैलेंस शीट बनती है एज ऑन। तो ये जो येलो है इसके सामने रिवेल्यूएशन सरप्लस को भी देख लेना है। 18 में कोई रिवेल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं, क्योंकि हमने रिवेल्यूएशन की कब? अब अगली बात मैंने आपको एक अर्ज की थी, रिवेल्यूएशन सरप्लस भी कहां नजर आता है? इक्विटी के अंदर, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये सरप्लस कहां नजर आ रहा है? हो के ओसीआई से जाएगा, वो मैंने भी पढ़ाया नहीं, माजरत उधार है, सब कुछ मैं नहीं कर सकता ना, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो टॉपिक जब शुरू करेंगे तो मैं मंजिल पर इंशाल्लाह, ये वहां पे भी एक आधा सवाल इन्हीं में से किया हुआ उठाएंगे और दोबारा करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो डायरेक्ट बैलेंस शीट की बात करो। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ने कहां नजर आना होता है? बैलेंस शीट में, इक्विटी में, ठीक है, बैलेंस शीट में, इक्विटी में। और बैलेंस शीट में जाती क्या चीजें हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंस जैसे ये ऐसी मैं बहुत आगे की एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं, मैंने कहा थोड़ा ध्यान बनना शुरू हो। जैसे इधर देखो, आप कितने 900 माइनस 100 800 बैलेंस शीट में शो किया है, आपने 500 माइनस 50 450 बैलेंस शीट में शो किया है। तो ऐसे ही 18 में तो कुछ था नहीं, 19 के अंदर इसी अकाउंट, जैसे एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बनने वाली बात थी ना, इसका अलग अकाउंट नहीं है,
अकोमोडेशन का, इसी के अंदर ही कमी करने वाला हमने डेबिट किया था ना, तो 450 में से 50 माइनस करके ये 400 रुपया भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो डायरेक्ट ही मैंने ये बात कर दी कि जनाबे वाला ये इक्विटी एक्सट्रैक्ट के अंदर एक इक्विटी का आइटम भी आएगा, ऊपर हेडिंग दी मैंने इक्विटी। अब शेयर कैपिटल कितना है मुझे नहीं पता, सवाल में शेयर प्रीमियम कोई मुझे नहीं पता, शेयर कैपिटल कितना है आएगा, वो भी आएगा शेयर प्रीमियम में। शेयर कैपिटल कितना है कोई पता नहीं, सवाल में एक्सट्रैक्ट है ना, जो पता होगा वही लिखेंगे। रिटेन अर्निंग्स क्या है कोई पता नहीं है, ठीक है, होंगी होती है, इसके बगैर तो नहीं काम चल रहा होता। तो एक्सट्रैक्ट में तो सिर्फ जो रेलेवेंट चीज सामने है वो लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये नजर आ रहा है, 18 में था कोई नहीं, और 19 में आया 450 का था, लेकिन 50 का सरप्लस से निकल कर रिटेन अर्निंग में चला गया था। यानी कि इसकी एंट्री, पूरी एंट्री क्या बनती है, ये जो 50 की एंट्री है, इसको मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं, ये एंट्री यूं बनी होगी इस साल में। मैं यहाँ पे कहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दूं ऐसे लेजर, अगर आपको एतराज ना हो तो। सर इतने बड़े बड़े ऊपर लेजर है और ये छोटा सा रिटेन अर्निंग्स का लेजर है, ठीक है जी, रिटेन अर्निंग का लेजर है। अब क्रेडिट नेचर का है ना, ये एंट्री क्या पड़ी थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आपने 31 दिसंबर 19 लिखना है, यहाँ पे आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखना है और 50, ठीक है। अब असल में मैं इसीलिए तो रिटेन अर्निंग को एक्सट्रैक्ट्स में लिख नहीं पा रहा कि मुझे नहीं पता ओपनिंग कितना है। ये तो नहीं हो सकता कि बिजनेस चल रहा है और रिटेन अर्निंग होती है, लाजमी होती है, ठीक है। लॉसेस भी हो तो रिटेन पता तो होता है ना। फिर इस साल में प्रॉफिट कितना आया मुझे नहीं पता, फिर इस साल के अंदर कोई डिविडेंड वगैरह निकला है मुझे नहीं पता, फिर इस साल का क्लोजिंग कैसे निकले, तो ये चूंकि कंप्लीट नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने इसको बनाया नहीं एक्सट्रैक्ट्स के अंदर। कैश का लेजर क्यों नहीं रखते होते थे एक्सट्रैक्ट्स के अंदर, मैं आपको पहले दिन से एक्सट्रैक्ट्स बनवा रहा हूं। आप एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं, आप डिस्पोजल के वक्त कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं तो सिर्फ एसेट और कंडीशन बना रहे हैं, कैश का लेजर क्यों नहीं बना रहे, कंप्लीट नहीं है। ओपनिंग क्या है और सारे डेबिट्स क्या है, क्रेडिट्स किधर गए, क्लोजिंग क्या है वो पता नहीं है, तो फिर नहीं बना रहे। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब यही होता है कि रेलेवेंट चीजें सिर्फ बनानी तो सामने। तो रिटेन अर्निंग का लेजर बन नहीं सकता, बनता पूरा डाटा होता तो ये एंट्री ऐसे ही आती। तो इसलिए ये एंट्री दिमाग में कर रहे थे, जैसे कैश की एंट्री दिमाग में कर रहे थे, तो ये डबल एंट्री हुई पड़ी। तो 450 का सरप्लस आया था, क्यों कम किया यही तो आज समझाना है। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि जब ये कम हो गया और क्लोजिंग डेट पे 400 रुपया आ रहा है, तो ये 400 कहां नजर आएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। और इसी के अंदर ही आ रहे होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, ये आइटम्स होते हैं। इन्हीं की मूवमेंट, ओपनिंग में क्या था, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, क्लोजिंग क्या है, इसी का नाम तो, इसी को तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं। हर आइटम के अंदर कैपिटल पकड़ेंगे, कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग कुछ ज्यादा कुछ आया, क्लोजिंग, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग कुछ प्रॉफिट आया, डिविडेंड निकला, क्लोजिंग, ऐसे ही सरप्लस आया, कुछ ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर होता है, और क्लोजिंग, ये मूवमेंट दिखाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। उस टॉपिक में देखेंगे आगे। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया था, अगर कोई समझे तो। ये देखो इक्विटी के अंदर और भी आपकी जिंदगी में अभी, वैसे FR1 के अंदर आपकी जिंदगी में इसमें सिर्फ शेयर प्रीमियम और ऐड होगा, बाकी यही है। फिर FR2 में आप जाएंगे तो इसमें फिर एक दो चीजें और भी जो वो ऐड होंगी, ठीक है। बहरहाल ये क्या है, इक्विटी, ये क्या है, इक्विटी है ना, ये क्लोजिंग इक्विटी है। अब आप कह रहे हो ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये था, यूजर के दिल में आता है ना, ये इसकी रेकंसिलिएशन हो, मूवमेंट हो, ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे आया, जरा मैं देखना चाह रहा हूं। तो उसके लिए यूजर को हम बनाकर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इस शक्ल की होती है। बहुत सारे जितने आइटम्स उतने कॉलम्स होते हैं, मैंने सिर्फ वो दो रखे जो आपको पहचान है जिनकी, ठीक है ना। कि ये जो आपने लेजर बनाए थे, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो ये देखें 2020 में कोई शेयर कैपिटल नहीं था, 50 का आया, क्लोजिंग 500, फिर कोई अर्निंग नहीं थी, प्रॉफिट 120 का आया और क्लोजिंग 120, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। तो ओपनिंग 0, शेयर कैपिटल है, SC का मतलब क्या है, ओपनिंग 500 आया, क्लोजिंग में 500, ओपनिंग 0 था, इस साल प्रॉफिट कमाया, अब डिविडेंड होगा तो यहां से माइनस होगा जब करेंगे ये टॉपिक, ठीक है ना। प्रॉफिट आया और ये क्या है, क्लोजिंग। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये अलग से एक आइटम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स में से कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग दरअसल उठ के जाता है बैलेंस शीट के पेज पर, तो वो इंशाल्लाह हम वक्त आने पर इसको बीच में फिट करेंगे, ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें चीजें आती कहां से हैं, ये प्रॉफिट आता है P&L से, और सरप्लस जो रोज होता है वो OCI से आता है। अब ये सब उधार है, OCI वाला उधार है, ये मैं उधार लेके चलूंगा जब तक कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का टॉपिक शुरू ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि वहां पर इफेक्टिव, हर दफा ऐसे बच्चों के साथ करता हूं, इफेक्टिवली समझ भी आता है। अभी तो ये फिर वो पानी में मदानी डालने वाली बात होगी। अगर मैं OCI को बना भी देता हूं, तो प्रेजेंट भी कर देता हूं, तो आपको अच्छा पाए, फिर किधर गया, ये क्या हुआ, क्या है, तो वो समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। बाकी पता कोई नहीं, कल ऐसे ही आगे इस पर भी बात शुरू हो जाए, बात का क्या है, ठीक है। तो ये जनाब आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये जो इक्विटी है, इसकी मूवमेंट स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर होती है। फिलहाल मूवमेंट नहीं, फिलहाल मैं लेजर से गुजारा कर रहा हूं। तो यही लेजर जो है, ये वाला लेजर जो है, ये ओपनिंग 0 था, और रोज ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस कितना है, 450, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना है, -50, और क्लोजिंग, यही मूवमेंट बन जाएगी, ये स्टेटमेंट इक्विटी। लेकिन अभी बनाएंगे नहीं, ऐसे सिर्फ बताया आपको, ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें भाई, आपका क्वेश्चन था। हाँ, हमने तो नहीं अंडरस्टैंड किया बेटा, क्योंकि हम फेयर वैल्यू मॉडल पर ले गए हैं, हमने ओवरस्टेट तो नहीं किया सेट को, हम तो उठा के फेयर वैल्यू पे ले आए हैं। हाँ, अगर फेयर वैल्यू 500 थी और आपने 600 लिखा है, जानबूझ के बेईमानी किया, तो ये ओवरस्टेट किया आपने। एक मॉडल है ना, देखो आज से 10 साल पहले आपने एक एसेट खरीदा था, ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर वो बुक वैल्यू पे आ रहा है, तो एतराज करने वाले ठीक तो कह रहे हैं, फेयर वैल्यू पे भी होना पता होना चाहिए ना, फेयर वैल्यू का। हम जब डिस्क्लोजर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक लाइन स्टैंडर्ड बनाने वाले ने ये लिखी हुई है कि अगर कॉस्ट मॉडल पे हो ना, तो हम मस्ट तो नहीं कह रहे, लाजमी नहीं है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू भी बता दो ना यूजर को, ऐसे नीचे लिख के अंग्रेजी में इतनी है, पर हम कॉस्ट मॉडल में, तो मशवरा हमारा है बेहतर होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू बाहर यूजर जब जानना चाह रहा होता है। तो हमने ओवरस्टेट नहीं किया भाई, हम तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू पे लाए हैं, और ये मार्केट वैल्यू पे लाना हमें इजाजत दी थी आगे 16 तब लाए हैं।
खुद से तो नहीं लाए। हाँ, खुद से लाते तो आप कहते जी ये तो अलाउड ही नहीं ट्रीटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है, तो आइए 16 जो स्टैंडर्ड है पीपीई का वो तो इसकी इजाजत नहीं देता, आप इसको उठा के फिर तो आपने ओवरस्टेट किया। ठीक है, तो ये ओवरस्टेटेड नहीं है, ये अपनी फेयर वैल्यू पे लाए हैं। ठीक है जी, अभी आज वाले सवाल के अंदर थोड़ा टिक जाना है, दूसरी लॉस आ जाए फिर अब अंडरस्टेट हो गया नहीं, फेयर वैल्यू पे ले गए और गेन लॉस को ले गए हैं, गेन को फिलहाल ले गए रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से घूम के जाता है, लेकिन ओसीआई अभी आपकी आंखों के आगे मैंने पर्दा डाल दिया। इंशाल्लाह दैट विल कम, टाइम विल कम, द टाइम विल टेल। आपका मेहरबानी होती है, ट्रस्ट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ फलां मौके पे करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं याद भी कराता हूँ वहां पे जाके, हाँ कहा था ना आज वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं था। 12वां लेक्चर हो गया आज, पता लगा नहीं ना? पता लगा कितने दिन रह गए बच्चों में, रोज गिना करो। हाँ जी, क्वेश्चन ये तो ऐसी एक्स्ट्रा बात थी, सवाल में मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कुछ तो करें बात है, सवाल से तो मसला हुआ कोई नहीं होना, सिंपल सा था, दोनों सवालों में कोई मसला नहीं है। तो फिर इधर देखेंगे पेज 162 पे क्वेश्चन 55। इंशाल्लाह मेरा इरादा तो यही है, ये सवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर पुराना उधार से उलट चलेंगे, पास पेपर 4 आज कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसी तरह से कल जो सवाल करना है, कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। ठीक है ना, ये जिंदगी में याद रखना, कभी किसी ने यूं कहा ना मुझे कल तो संडे है, या मैंने मंडे को बोला कि कल ये किया था, कल तो संडे था, मतलब समझ आया करो। ठीक है ना, मैं आज का मतलब आज मैं कह रहा हूँ कल का मतलब कल जब हमने मिलना है, मैं तो दिन ही बीच में नहीं होता, आपसे नहीं मिलता तो कल मेरी कब है जब आप लोग मुझे मिलेंगे हैं। तो जब हम कल मिलेंगे यानी नेक्स्ट वर्किंग डे मिलेंगे मंडे को इंशाल्लाह, तो उसमें जब सवाल करेंगे उसमें 3 रिवैल्यूएशन हो जाएंगी, स्टार्ट फिर भी वहीं से ही होगा, तो फिर जो है वो बात बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन जो बुनियाद है वो इंशाल्लाह आज पढ़ चुकी है, आज बुनियाद डल जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल भी इतनी देर में होगा जितनी देर पहले सवाल ने कर ली थी ना, 3 वाला उतनी देर में होगा इंशाल्लाह। आज का दिन बस बहुत अहम है, बच्चों ने हफ्ता समझ के छुट्टी जो कर ली है, आज का दिन बहुत अहम है। ठीक है, तो कल भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन 46 45 अपनी कौन सा है छोड़ा हुआ आपने, तो वो उलट चल के ना हो, बस दुआ करोगे आज पास पेपर 4 हो जाए। ये सवाल मेरा पूरे इस जो रिमेनिंग टाइम अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, इसमें अल्लाह करे मेरा ये सवाल हो जाए। आप खुद सोचें कि 3 लाइनों का सवाल है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, कल 2 लाइनों का था, कितना टाइम लग गया, नई चीजें ना सीखनी है, सीखते हुए टाइम लगता है यार, लाल मार्कर नहीं देते यार तुम, ये सही वाले हैं, इतने ज्यादा मार्कर्स लेके मैं फिरूंगा। वैसे इस साल ने कैच पकड़ा है ना, मैं लग गया तुम क्रिकेट नहीं खेलते है ना, ऐसे कौन कैच पकड़ता है। शुरू करें सवाल। उमर परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 मिलियन, आज बिल्डिंग लिख लें, आज भी एसिडी लिख, आज भी एसिडी लिख लेते हैं जरा पक्का हो ले, ठीक है ना, क्योंकि कभी बिल्डिंग कभी प्लांट कभी व्हीकल वो तो चेंज होते रहेंगे, हम एंट्री याद तो कर लेना, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी, एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये वाली एंट्री इस तरह से, ये बिल्डिंग ही लिख लें। चलो सवाल लिख, मिस्टर उमर परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 मिलियन यकम जनवरी 15 हैविंग लाइफ ऑफ 10 साल, और फिर रिवैल्यूएशन हो रही हैं। पहली रिवैल्यूएशन यकम जनवरी, ये ऐसे नहीं होते सवाल, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो ऐसे किसी वक्त में बच्चे को कहा जाता है, जैसे क्लास में पहली बार लिखवाए जाते हैं, यार लिखो ना जरा सवाल, ये ऐसे सवाल है, और फिर उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, परिचय में सवाल आएगा, पूरी अंग्रेजी ऐसे बेहतरीन सी कहानी लिखी होगी, ये वाला एसिड है उनका ये मॉडल वो फॉलो करते हैं और उन्होंने फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस की हैं और फिर डेट से, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह पूरे लवाजमात होंगे, ये सारी बातें मैं कहता हूं ना कि ऐसे ऐसे वो सारा कुछ लिखा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल तो 2 रिवैल्यूएशन हो रही हैं बस, ये देखो यकम जनवरी 16 और फिर यकम जनवरी 17, 15 में लिया, पहली रिवैल्यूएशन 16 में लेकिन पहले दिन, दूसरी 17 में लेकिन पहले दिन। अब ज़हन में ये बात चल रही होगी, हालांकि मैंने कल बताया है, लेकिन फिर भी ज़हन में चल रही होगी, क्या सिर्फ पहले दिन रिवैल्यूएशन होती है? ऐसा कुछ नहीं है, साल के आखिरी दिन भी कर सकते हैं, साल के दरमियान में भी कर सकते हैं, हम सब करके देखेंगे, पर बारी बारी ना, पहले इसको तो सीख लें, जब ये रिवैल्यूएशन सीख लेंगे ना एक बार, तो उसके बाद डेट जो मर्जी होती है रिवैल्यूएशन के, हमारे रूल्स वही हैं जो हमने सीख लिए हैं, वो साल के पहले दिन करेगा, बाद आखिरी दिन करेगा, दरमियान में करेगा, कहीं भी कर लेगा, हमने उसको नहीं बदलना, हमने रिवैल्यूएशन सीखी हुई होगी, जिस मर्जी दिन होती रहे, मसला नहीं। ठीक है, तो शुरू करें जी, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 162, बस तू ऐसे बोलना कि पहली बार मुझे कहीं समझ ना आ रही, खज्जल करने की कोशिश किया करो। वर्किंग 1 लाजमी वर्किंग है, ठीक है ना जी, डेट जो भी होगी, डिस्क्रिप्शन, फिर आप लोग मुसर हैं बिल्डिंग पे, ठीक है, फिर बिल्डिंग तो बिल्डिंग से बिल्डिंग, अच्छा अंग्रेजी में अजीब जबान नहीं है, मतलब बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनी हुई भी है, मतलब क्या यार ये क्या बात है। अच्छा रिवैल्यूएशन नहीं समझ आई तुम्हें, क्लास के बाद आना समझाऊंगा, नहीं मतलब क्वेश्चन होता है ना बच्चे को नहीं क्लियर होता, पीएनएल एक मिनट, एक कॉलम अभी हमारा कल खाली रह गया था, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वर्किंग लाजमी है, ठीक है, और एफआर 1 में बस ये इतने ही कॉलम्स हैं इसके, उसके बाद यहां पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, और यहाँ पे कोशिश करके लेजर्स बनाएंगे। साल भी आज 3 हो गए, लेकिन चलो गुजारा करेंगे, दुनिया गुजारे की जगह है जी। अच्छा जी शुरू करें जी कार्रवाई। कब खरीदा? 1/1/15, कॉस्ट 500, तो ये तो हो गया रिकॉर्ड। फिर साथ ही देखते देखते चले जाते हैं लाइफ क्या है। आज तक आई कैप ने कभी रिड्यूसिंग बैलेंस से रिवैल्यूएशन को टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल में सिखा दूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है, ओके जी। यकम जनवरी
और रेट भी कभी नहीं आया किसी सवाल में, रीवैल्यूएशन वाले सवाल में। इसीलिए तो मैंने वो साइड पे कर दिया था स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो यूज ही नहीं होता कभी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में जो आई थी इसलिए मैंने वो सवाल पेंडिंग कर दिया था कि बता दूंगा। ठीक है, 1 जनवरी 15, कोस्ट क्या है, कोस्ट 500। अभी भी ऐसा करो, बस हर स्टेप पे एंट्री करो, फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर आपका थोड़ा सीधा होगा तो आप यूं भी कर सकते हैं, आप पहले वर्किंग खत्म करके फिर एंट्रीज कर लिया करें, कम से कम 1 साल की करके फिर एंट्रीज करें। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी मैं चाह रहा हूँ हर स्टेप पे अभी भी एंट्री करती है। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, इसको मैं ऐसा करता हूँ अलग कर देता हूँ, यानी ऊपर इसी को कर लेता हूँ सिर्फ, उसके बाद नीचे जाना 16 और 17 आमने सामने कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों साल्स में क्या है, रीवैल्यूएशन। तो फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 में 1 जनवरी 15 पे एसिड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट अब लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से जी, 500 से। उसके बाद क्या होगा, एसिड यूज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ईयर एंड पे आकर डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। अगर रेजुअल वैल्यू होती तो माइनस करके डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर देते जी। इधर भी 50 है, 50 ओके। बुक वैल्यू 450, इधर कुछ गया अभी तक। अब ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2015 की है फिलहाल। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, और ये जनाब हमारा ईयर 1 खत्म हो गया। अगली एंट्री थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो इंशाल्लाह चलो थोड़ा सा खुले दिल से बना ही लेते हैं जी। बेटा बिल्डिंग कोई नहीं, कल 3 रिवैल्यूएशन होंगी ना कब, तो इसको उठा देंगे, आगे भी चले जाएंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, एंट्री लेके जानी है ना। ऐसा भी सवाल है जिसके अंदर आपको 6 साल की एंट्रीज करनी होंगी, फिर हम ये बोर्ड उठा दिया करेंगे, प्रोजेक्टर बंद करके फिर चलते जाया करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी। 1 जनवरी 15 एसिड बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से जी, 500 से। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50। तो ये पहला साल खत्म, बोलो वो मसला ओके। तो 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर है, मैं बोल रहा हूँ मुंह से बैलेंसिंग फिगर है, तो बस ऐसे ही गुजारा कर लो फिर। यार जगह तंगी लग रही है ऊपर वाले, ऐसे 3 साल का है ना। देख लेंगे वो बेचारे की जगह बना लेंगे। कौन सा बेचारा भला, हाँ जिसने अभी थोड़ी देर में आना है। तो ये भी क्लोज हो गया जी। 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन 50। कोई मसला जी, शहीद हो गया सब। अच्छा जी, अब कल वाला काम ये रिपीट होना है, ये हर रोज रिपीट होना है, फिर नया काम। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर 15 में पहुंच गए, साल खत्म हो गया, ये क्लोजिंग ओपनिंग बन गए। अब साल के पहले ही दिन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे मैंने वर्किंग के लिए क्या कहा था। हाँ, बहुत 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 कीमती जुमला है। क्यों, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन जानी है तो उसूल यही रहना है, ईयर के मिड में आनी है तो भी रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में हमेशा यही करना है। ठीक है, तो क्या जी क्वेश्चन, अच्छा जी क्या करेंगे वर्किंग में, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। तो आप तो सिंपल एक लाइन छोड़ लेते हैं, मुझे लिखना पड़ता है, मेरे पास लाइन नहीं ना होती। 1 जनवरी 16 पर रीवैल्यूड अमाउंट, सवाल में गिवन है 900। ठीक है, खुला खुला करें ले जी। अब हमने क्या किया, एक लाइन खाली छोड़कर एसेट की फेयर वैल्यू लिख ली। अब हमने कंपेयर किसको करना है, इसको किसके साथ करना है, और गेन या लॉस निकालना है। अब मुझे बताओ 450 वाला एसेट आपका 900 पे आ गया, तो सरप्लस है कि लॉस है, सरप्लस। गुड यार, आपका तो एसेट दूसरा दिन है, सरप्लस पे ही आ रहा है, कभी लॉस तो आएगा ही नहीं ना, कल नहीं आया था आज। अच्छा जी, तो 450 वाले एसिड को 900 पे लेके जाना, तो कितने से बढ़ाओगे, 450 से एसिड को बढ़ाओ, एसिड तो बढ़ गया। अब ये सरप्लस है या लॉस है, तो पीएनएल में ले जाते हैं, पीएनएल में नहीं लेकर जा सकते। बता दूं वैसे बाय द वे, ये कॉलम हमने रखा पीएनएल के लिए हुआ था, तो अगर तो ये रियलाइज गेन होता तो इसकी एंट्री करते एसिड डेबिट पीएनएल में, क्रेडिट गेन जैसे डिस्पोजल पर। अच्छा, डिस्पोजल के ऊपर गेन आता था, कहां ले जाते थे, पीएनएल में नहीं पता। डिस्पोजल पर गेन या लॉस आता था तो कहां जाता था, चलो लॉस तो फ्यूचर का भी हो तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही बुक कर लो, लड़ाई तो गेन की है ना असल में, तो अब लॉस की तैयारी करा दूं। गेन जो है वो डिस्पोजल पर जब आता था तो कहां जाता था, पीएनएल। क्यों पीएनएल में क्यों जाता था, एसेट बिक गया है, पैसे आ गए हैं, वो गेन रियलाइज हो चुका है। अगर वो वाले पैसे ओनर मांग भी लेता है
तो हम देने की पोजीशन में हैं। इसीलिए वो डिस्पोजल पर आने वाला गेन हम कहां फेंकते थे, पीएनएल। इसको हमने क्या बेच दिया, मतलब बेच दिया, फैक्ट्री चल रही है उसको प्लांट को रीवैल्यू के बेच दे, नहीं बेचना होता, बस फेयर वैल्यू पे लाए हैं। तो इसीलिए गेन रिकॉर्ड भी नहीं किया। यूजर को भी बताया भाईजान मॉडल बदला था, ये गेन कमाएंगे, अभी कमाया नहीं है, ठीक है। अच्छा है हमारा ही गेन है तो खुशी की बात, वाह वाह माशाल्लाह एसेट की वैल्यू बढ़ गई हमारे जी, लेकिन अभी बस खुशी दिल में खुशी है, ठीक है। अच्छा तो एसेट बढ़ा, एसेट डेबिट, क्रेडिट किसको करें, रीवैल्यूएशन। अब आप कहोगे ये तो कोई बात ना हुई, इधर डेबिट बोलकर प्लस लिख रहे हैं और इधर क्रेडिट बोल के प्लस लिख रहे हैं। जो क्योंकि बिल्डिंग की नेचर डेबिट थी और सरप्लस क्योंकि इक्विटी का आइटम था इसकी नेचर, तो ये क्रेडिट नेचर मैंने लिख दी ऊपर। और पीएनएल की अपनी कोई नेचर नहीं होती, पीएनएल में एक्सपेंस जाएगा तो उसको डेबिट कर देगा, लॉस एक्सपेंस, और इनकम जाएगी तो उसको क्रेडिट कर देगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब इस डेट पर ये क्या रिकॉर्डिंग की आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस की, और ये आपने निकाला था कल ऐसे, मैंने यहाँ लिखा था बैलेंस शीट, ऐसे ही है ना। तो ये 450 बैलेंस ही निकला, इसकी एंट्री बड़ी एसेट यानी बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये जब उस टॉपिक में जाएंगे ना 50 के बाद, तो फिर इस एंट्री के अंदर मैं ब्रैकेट में लिखवा दूंगा ओसीआई, वो वहां से रूट होकर जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना इसलिए बता रहा हूँ उस वक्त ये ना कहना अब ये क्या बात हुई, तो इसलिए जो है ना मैं एडवांस बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुछ 40 लेक्चर्स के बाद हम इस बात को जब कर रहे होंगे तो फिर समझ पूरी आ जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये 450 बटा 450 है ना, नहीं बस कोई सरप्लस नहीं पड़ा था, ये आया। तो अब यकम जनवरी 16 पर ये सरप्लस का बैलेंस है, किस दिन, यकम जनवरी 16। वो अलग बात है कि हमने यकम जनवरी 16 की बैलेंस शीट बनानी नहीं है, 31 दिसंबर तक आते आते इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन हो गई, क्योंकि अब क्या होना है एसेट में बाद में तो डेप्रिशिएट। अगर रीवैल्यूएशन हो गई है तो मेरा ये मशवरा है कि एंट्रीज भी कर लो। अब आज मैं उधर नहीं जाऊंगा पहले, ठीक है ना, बस आज ठीक है, आज आपको याद है रीवैल्यूएशन के दिन एक ही एंट्री होती है, बस एक ही एंट्री होती है। पहली बात तो आपको यहीं में रोकना चाहिए था, मैंने कहा था रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं जो आईकैप टेस्ट करता है, ठीक है, वो उस मेथड में क्या है, रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज, रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज। पहली एंट्री ना वो है किस चीज की एंट्री, तो आपको आती है, एक मिनट लेट मी। रीवैल्यूएशन के दिन 2 जनरल एंट्रीज होंगी, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, ऐसे याद रखना। अब ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि एसेट अकाउंट आ जाए, जो कॉस्ट पे एसेट पड़ा हुआ एसेट अकाउंट आ जाए बुक वैल्यू। क्यों ला रहे हैं बुक वैल्यू पे, ताकि उसको फेयर वैल्यू से रीवैल्यू अमाउंट से कंपेयर करके सरप्लस या लॉस निकाल लें। ये लंबी कहानी तो हमने याद रखेंगे, तो बात सिर्फ इतनी सी। रीवैल्यूएशन के दिन कितनी एंट्रीज, 2, पहली ट्रांसफर, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर क्या है, एक्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस एसेट अकाउंट में, ठीक है, सही है। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ओके आई एम सॉरी, तो यकम जनवरी 16 पहली एंट्री तो बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट का नाम लिखना पड़ेगा, अब आपने लिखवा दिया तो मेरा दिल नहीं कर रहा था वैसे। अच्छा अब बैलेंस, आज चलो अभी फिर भी अभी इब्तिदा है अभी भी, तो लेजर को चाहती मार लो, लेकिन जरूरत नहीं है मैं बताऊं। वैसे तो मैंने वर्किंग से डायरेक्ट आपको सिखाना है, लेकिन चलो अभी वर्किंग तो कल, वर्किंग मतलब मंडे को डायरेक्ट सीखेंगे। कम से कम ये तो हो कि एंट्रीज कर रहे हैं तो लेजर की जरूरत ना पड़े ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए, यानी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है एंट्री से देख के पता लग सकता है। वो कैसे, आप ये कहेंगे एक्यूमुलेशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, बस ये 50 से क्रेडिट हुआ और उसके बाद अभी इसमें और कोई हिट ना डेबिट की ना क्रेडिट की हुई है, तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 16 को कितना बैलेंस पड़ा है, तो ये 50 उठा के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। वैसे अगर आपने यहां से देखना है तो ये अगला काम हम करते थे ना कि यकम जनवरी 16 को सबसे पहले क्या करो, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ। तो जब ये ओपनिंग बनाना था आपने, तो आपको यहां से लेजर में तो फौरन नजर आ जाना, लेकिन इसकी मोताजी मैंने आज खत्म की, एंट्री से देखा। कल पिछली एंट्रीज की भी मोताजी खत्म करेंगे, क्योंकि वो सवाल के अंदर किसी एक साल के अंदर आपको तीसरे चौथे 5वें साल में खड़ा कर दे, तो क्या आप शुरू से एंट्रीज करके आएंगे पागलों की तरह ताकि हम अक्यूमुलेशन देख सकें, नहीं। तो हम वर्किंग से भी देखेंगे, डायरेक्ट सीखना जो देखना सीखेंगे, पर वो अब इंशाल्लाह अगली किस्त में, ठीक है ना। आज तक सस्पेंस क्रिएट करके ना, ड्रामा चल रहा है ना, ठीक है, अगली किस्त में इंशाल्लाह वो करेंगे। अब ये काम समझ आया, यहां से देखा, एंट्री से देखा, वहां से भी देखा, एंट्री से देखा, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ गए हम। तो एंट्री क्या बनी, वो पहले लिख ली थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, बोलते तो कम से कम एसेट रहो, ठीक है। अब ये क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ, ये अब लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह तंग है, मेरा दिल है कि आमने सामने दोनों एंट्री हो जाए, ठीक है ना जी। बोले ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट। अगली बात बेसिक ना लिखो, लेकिन ये कम से कम एक आध दिन और लिखते रहो। और पर्चे में कब लिखनी है नरेशन, जब तक मना ना करे, जनरल एंट्रीज मांगे और मना ना करे तो नरेशन लिख देना, वैसे वो मना कर देता है। और नरेशन कुछ भी नहीं यार, जिसको एंट्री आती है उसको एंट्री समझ की है वही है। ये क्या, इसकी क्या नरेशन है, एसेट परचेज्ड, ये क्या एंट्री है, ये क्या नरेशन है, डेबिट रिकॉर्डेड, तो ये क्या एंट्री है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेशन बैलेंस टू एसेट अकाउंट। बैलेंस भी ना लिखना, जब नरेशन लिखना ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड टू एसेट अकाउंट। अगली एंट्री करके लिखोगे रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आया तो लॉस, तो नरेशन तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर वो एंट्रीज मांगे और नरेशंस एक्सप्रेसली लिखे ना कि नॉट रिक्वायर्ड, तो आप कर देना, ठीक है। वैसे वो अब सवालों के अंदर ये लिख देता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जस्ट आपने जनरल एंट्री करनी है। अच्छा, तो पहली एंट्री ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट
एसेट क्रेडिट। दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, अभी सरप्लस है कि लॉस है? सरप्लस है, तो एसेट। अच्छा अब ये ना, ये वर्किंग आपको एंट्री भी करवाती है, गौर फरमाएं। एसेट डेबिट नेचर की चीज है, प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस हो रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट। सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट है। बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, अगर माइनस हो तो कम होता ना, प्लस हुआ है मतलब बढ़ा है। अब क्रेडिट नेचर की चीज बढ़े तो क्रेडिट। तो एंट्री तो आपको वर्किंग से भी नजर आ रही है, ये एंट्री सिर्फ वर्किंग में नजर नहीं आती। बड़ी अहम बात की है मैंने, ये एंट्री आपको वर्किंग में नजर, उसकी वजह क्या है? ये एंट्री हमने क्यों की? ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू, उसकी वजह कि वो बड़ा कॉस्ट पे था, एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा था क्योंकि एक्यूमुलेशन हमने अलग रखी हुई थी एंट्रीज करते हुए, तो वहां पर ये एंट्री क्यों की है? ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए। वर्किंग तो ऑलरेडी किस पे पड़ी है? तो बुक वैल्यू शो कर रही है, इसलिए ये एंट्री आपको वर्किंग में नजर नहीं आएगी। उसके अलावा हर एंट्री आपको वर्किंग में नजर आएगी। ठीक है, एंट्री नंबर 1 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, नजर आ रहा है? एसेट डेबिट कैश दिमाग में। एंट्री नंबर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में, और एक्यूमुलेशन, लेकिन वो एंट्री पूरी नजर आ रही दोनों तरफ, एक एंट्री होती है। 450 से ऊपर एक एंट्री होती है, बस ये याद रखना है। अब बीच में जो एंट्री है वो ट्रांसफर की, वो यहां वर्किंग में नजर, ये याद रखना है। आज पहला दिन याद कर लो, इंशाल्लाह फिर कभी भी मसला नहीं होगा। कि रीवैल्यूइंग की मैंने कहा है एंट्रीज कितनी होती हैं? 2। पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। ट्रांसफर की एंट्री एक्यूमुलेशन को ट्रांसफर करती है एसेट अकाउंट में ताकि वो बुक वैल्यू पे आए। वो एंट्री आपको वर्किंग में इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी बुक वैल्यू शो कर रही थी, एसेट अकाउंट में मसला था। ओके, तो पहली एंट्री यहां पे नजर नहीं आई, वो आपको जुबानी करनी पड़ा करेगी। ठीक है, तो मैं यूं बोला करूंगा आपको आने वाले दिनों में, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 नंबर 1, नंबर 2 1 ठीक है। डेबिट डेबिट, अब ये मैं ऐसे ही सुननी है बच्चों को खड़ा करके सुनता हूं मैं एंट्रीज। अब ऐसे लंबा सवाल मैं खड़े हो जाओ और सांस नहीं लेना, एक सांस में सुनाओ सारी एंट्रीज। बच्चे सुनाते नहीं है माशाल्लाह, आप ही सुनाएंगे। ठीक है, वो दिन आएगा। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 50, एक्यूमुलेशन डेबिट ये एसेट क्रेडिट नहीं नजर आ रही, यहां पे ऐसे ही करेंगे। कितने से? 50 से, और फिर वापस आए एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 450। गॉट इट? तो एसेट डेबिट इसी दिन मैं सेम डेट के ऊपर मैं दोबारा डेट ना लिखूं, काम चलेगा? जरा जगह बच जाएगी मेरे पास है। तो बिल्डिंग डेबिट, अब आप बिल्डिंग लिखा दिया ना आप लोगों ने, एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अगर आपको पर्चे में रिक्वायर्ड हो ना जनरल एंट्रीज, तो ये आर सरप्लस नहीं लिखना, फिर रीवन सरप्लस पूरा लिखना। ठीक है, इसका नरेशन क्या देंगे आप? रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, बस नरेशन है और क्या। समझ आ रही है? तो शेर क्यों पड़ेगा फिर? अच्छा वैसे जा रहा था कहीं, समझ तो आ रही है ना? हाँ जी, किस किस को समझ नहीं आ रही? कोई भी मसला हो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना, पूछ लेना। अच्छा जी बेटा, चलें आगे। हाँ जी, फिर क्या एंट्री साथ साथ कर लें, आज पहला दूसरा दिन चल रहा है ना। हाँ, अब ये दोनों एंट्रीज पोस्ट करा दें। पोस्ट पहली एंट्री उधर नहीं देखना, दोबारा रिवाइज करो, रीवैल्यूएशन हो रही है। पहली एंट्री यहां तो मोतियां लगी पड़ी है, सब सामने पड़ा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन कितना बैलेंस नजर आ रहा है रीवैल्यूएशन के दिन। और जब कभी ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होगी तो उसमें क्या होगा? ओपनिंग 50 पड़ा होगा, इस साल की भी ऐड हो जाएगी, तो सारे साल की इकट्ठी बैलेंस वहां इकट्ठा ट्रांसफर हो जाएगा। उसूल यही रहना है, रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी होती है। ठीक है, तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 1116 एसेट। पहली एंट्री डन। दूसरी एंट्री एसेट रीवैल्यूएशन, पहले बोले एसेट बढ़ा है, एसेट डेबिट 450 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मुझे लगता है अगर हम इसको भी जरा तमीज से लिख लें थोड़ा और, तो ये उठे करके बना लेंगे हम लेजर। तमीज होनी चाहिए थी ना सर आपको लिखते हुए, ये कहा होगा दिल में, है ना? कहते होगे आ जाता है, पता नहीं सुबह सुबह तंग करने, मुसीबत में पड़ा हुआ, खुद भी हमें मिला हुआ है। ये दिल की बात मुझे आ रही होती है। हाँ, अड्डा में बुजुर्ग दरवेश है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस, जरा थोड़ा सा और ना जगह बना लें, खुला लेजर बन जाए, क्योंकि आज ना असल में डबल एंट्री, दो दफा एंट्री आ गई। ये 500 पहली एंट्री का क्या है, और ये 50 गुजारा हो रहा है। अब मेरा बच्चा गुजारा हो जाएगा जी मेरे बच्चों। तो रीवैल्यूएशन रेवोल्यूशनरी सरप्लस नहीं है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। हाँ जी, एंट्री डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, 1 जनवरी 16। यहाँ पे एसेट लिख दो और यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख। ठीक है, तो सही है। चल लो जी, उसके बाद कुछ होना है या नहीं होना है ना? एसेट इस्तेमाल होना है तो डेप्रिशिएट होना है। अब वो वक्त आ रहा है जहां पे कल कहानी छोड़ दी, यानी कि पिछले 1 घंटे से बगुलिए करा था आपको मैंने सक्सेसफुली 1 घंटा वेस्ट किया, 40-50 मिनट है। अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां से हमने कल बात छोड़ी थी, ऐसे कल भी होना। ठीक है ना? तो रिवाइज तो करके आना होता है ना यहाँ तक। अब थोड़ा सा फिर वो ताजा हो गया, नई चीज सीखेंगे इंशाल्लाह। तैयार है सारे? तो ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन करनी है, तो मशवरा क्या दिया था कोई बता दे?
डेट नहीं लिखनी, मशवरा ये था, बाकी तो कैलकुलेशंस थी वो सिखाई थी, मशवरा ये दिया था डेट ना लिखना, कहीं लाइफ निकालते हुए गड़बड़ ना कर दो, यहां ना भी करोगे तो आगे कर दोगे, इसलिए रिवीजन के बाद जब आपने पता है मुझे कि आपने 16 के एंड पे खड़े निकालनी, लेकिन वो डेट नहीं लिखना, गड़बड़ ना कर दो। ऐसे तो इतनी प्रैक्टिस आप करोगे, गड़बड़ नहीं करोगे इंशाल्लाह, आप इसी को ही पकड़ा करोगे, ये यकीन 16 को पकड़ा करोगे, लेकिन बंदा बशर भूल जाता है, बतकाज़े बशरियत ये गलती हो ना जाए, ये डेट देखकर कहीं नंबर 16 पे खुद को खड़ा ना कर लें, इसलिए मैंने मशवरा ये दिया था कि आपने डेट पहले नहीं लिखी, ठीक है जी। अच्छा, अब वो नहीं लिखी तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो कंफ्यूज करे। अब वो पुराना अपना जो रूल देखा था कि जब एक बार एसिड रीवैल्यू हो गया तो अब कॉस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। अब हमारा एसिड क्या शो कर रहा है, यानी आप एसिड को नहीं छेड़ो ना, अगर आप एसिड को क्लोज करके देख लो, एसिड अकाउंट 31 नंबर 16 पर क्या शो कर रहा है, 900, ये 900 क्या कॉस्ट है, तो अगर उसी कॉस्ट को अगर आप डेबिट करी गए तो फिर तो कुछ भी नहीं काम होना, एंड पे तो एसिड बचा पड़ा होगा। तो ये मसला आ गया, ये एसिड अकाउंट रीवैल्यूएशन की वजह से एसिड अकाउंट के अंदर अब एसिड की क्या नजर आ रही है, कॉस्ट नहीं नजर आ रही बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट। तो कॉस्ट भी आ सकती है, रीवैल्यूड अमाउंट भी आ सकती है, नई गल पता लगी। इन दोनों को हम अगर मतलब इन जनरल नाम रखना चाहे ना तो इसको कहते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या कहते हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक जनरल टर्म है जिसमें कॉस्ट भी आ सकती है, अकोमोडेशन भी वो रीवैल्यूड अमाउंट भी आ सकती है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मतलब क्या है, ऐसी कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट होगी, रीवैल्यूड मॉडल में रीवैल्यूड अमाउंट होगी, ऐसी कैरिंग अमाउंट जिसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, क्योंकि वो कहां पड़ी हुई है, अलग पड़ी है ना। बोलो बाहर छोड़ो, फिर लिख लेंगे जब लिखना होगा। कॉस्ट भी हो सकती है और रीवैल्यूड अमाउंट। पहले साल में कॉस्ट शो कर रहा था एसेट अकाउंट, अब जब रीवैल्यू कर लिया इस साल में क्या शो कर रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट। अब अगर हम पुराने साल से चले तो गड़बड़ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ना पड़ेगा, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, और किस पर, रिमेनिंग लाइफ। बता दिया था कल, याद है आप? तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 900 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालेंगे, ये इसी दिन, यानी जो आपने ये फिगर उठाई है ना, इसके सामने वाली डेट पे खड़े होने आपने आकर और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो यहाँ खड़े होकर आपने देखा यकम जनवरी 15 को एसेट आया था, तो यकम जनवरी 16 तक कितने साल गुजर गए, एक साल गुजरा है सिर्फ, साल तो नहीं गुजरे। टोटल लाइफ कितनी थी, 10। आगे जाएंगे ना तो सवालों में लिखा हुआ करेगा, जो आई कैप के सवाल है, जो प्रॉपर सवाल है उनमें लिखा हुआ करेगा, एक लाइन ये भी लिखी हुआ करेगी कि द एस्टीमेट ऑफ लाइफ इज अनचेंज्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 थी तो 10 ही ले जाना है सारी जिंदगी, उसका मतलब ये है कि ओरिजिनली जो 10 थी वो चेंज नहीं हुई, रिमेनिंग लाइफ आपको निकाल कर आगे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइफ यानी कि चेंज इन एस्टीमेट नहीं है। हम एक सवाल देखेंगे, सुभान अल्लाह, उसके अंदर रीवैल्यूएशन भी होगी और लाइफ भी बदल जाएगी, तो दो चीजें एक सवाल में इकट्ठी हो जाएंगी, दो चीजें एक सवाल में इकट्ठी हो जाएंगी। कौन कौन सी, एस्टीमेट, चेंज और रीवैल्यूएशन, दोनों अलग अलग हैं। देखेंगे फिर क्या करना है, हम देखेंगे, फिलहाल तो हम इसको देखेंगे, ठीक है जी। बोले किस दिन खड़े होकर लाइफ निकाली, यकम जनवरी 16 पे, टोटल लाइफ 10 थी, एक गुजर का, रिमेनिंग 9, तो रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ कितना है, 100। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी सवाल डिस्कस किया वही नहीं है, तो डेटा सेम है। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है। ले जी, 100 रुपए की डेप्रिसिएशन करने के बाद एसेट आ गया 800 की बुक वैल्यू शो कर रहा है एसेट। अब ये एंट्री कर ले, पहले ये एंट्री कर ले, तो 31 दिसंबर 16 पर एंट्री बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 100 से। अच्छा अब ना एक थोड़ा सा मसला है, मसला समझिएगा। मैंने जैसे अभी अभी आपसे अर्ज किया कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अभी हम सिर्फ बात किसकी वैसे कर रहे हैं, अभी तक जो आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं, अधूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने पढ़ी है, पूरी इंशाल्लाह कराऊंगा। वैसे तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरी बनानी नहीं है आपने, यहाँ पे बनानी है पूरी जाके एफआईआर 2 में है, लेकिन अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज इक्विटी सीखते हैं तो वहाँ पे कम से कम सीख जाते हैं, आगे वैसे आसानी होती है। बहरहाल हम सिर्फ इसका पीएनएल वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, पीएनएल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस करते 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 एंड पर जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ये नेट प्रॉफिट कहां जाता है, नहीं आप बड़े हो गए, आप कैपिटल में नहीं जाता, अब ये कहां जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। इक्विटी के अंदर जो उसका आइटम है प्रॉफिट कहां पे पड़े होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है ना। तो मैं वो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाता हूं जरा स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कहा था शेयर कैपिटल भी होता है। फिलहाल तो मेरा उससे कोई लेना देना अभी नहीं है, मुझे अभी वक्त पड़ा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स का, ठीक है। और एक नई चीज भी वजूद में आ चुकी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, अभी यकम जनवरी 16 पे, ऐसे ही है। अच्छा अब ये प्रॉफिट जो है मिसाल के तौर पे ये 50 रुपए का प्रॉफिट आया, ठीक है, ये यहां से निकल कर क्लोज हो जाएगा, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनता है। यानी अगले साल जब पीएनएल बनाएंगे आप तो पिछले साल का प्रॉफिट तो नहीं ना ओपनिंग आ रहा होगा उसमें तो फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, पिछले साल का प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है। इस साल फिर हम ऑपरेशन बिजनेस करेंगे, फिर प्रॉफिट आया तो उसी में रिटेन हो गया, दूसरे साल का भी लॉस आ गया तो उसी को माइनस कर देगा, कम कर रहा होगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म चल रहा होता है ना। अब कुछ ओपनिंग भी होगा, कुछ पता नहीं डिविडेंड भी होगा। फिलहाल तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की। इसको वैसे ना हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी, मुझे नहीं पता ओपनिंग कितना है, हो सकता है कोई ड्राइंग्स वगैरह भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, मुझे नहीं पता क्लोजिंग क्या है, ये डेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब नेट प्रॉफिट जो है ना जी वो रिटेन अर्निंग का बच्चा है, रिटेन अर्निंग का बच्चा ही है ना। रिटेन अर्निंग में क्या पड़े, प्रॉफिट ही पड़े ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट ने ना आके अपने अब्बू को बताया कि अब्बू अच्छा नहीं अभी कुछ नहीं कहा, अभी ये कौन सा साल है, ये जनाब आपका
2015 पहला साल था ना, ठीक है, तो ये आपका 2015 है। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अमन अमान है। ओके, अच्छा अब ये साल तो गुजर गया, इस साल को गुजारने जरा। अच्छा, ये रिटेन अर्निंग भी ना ऐसे नहीं बनती कि अलग अलग बनती है, ये तो बस मैं अलग अलग बना रहा हूँ। जब इस टॉपिक में जाएंगे ना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे फिर ये भी ऐसे कंटिन्यूटी बना करेंगे, यानी ये क्लोजिंग फिर अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, फिर अगला साल और इस तरह से 2 साल की बनती है कंपैरेटिव। बहरहाल फिलहाल तो ऐसी बस जरा गपशप लगा रहा हूँ। पता नहीं यार निका जा सवाल लैके बह जाता है, वक्त पा देता है, कुछ पढ़ांदा पढ़ूंदा भी कोई नहीं, गल्लां गुल्लां करके चला जाता है, बाहर जाके अब दिमाग चल रहे होते हैं, टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, डरा ही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। ये बात समझ आई? प्रॉफिट 50 का था। अच्छा, ये कौन सा साल था? 15। फिर आया जनाब 16। अब 16 के अंदर वो जनाब सारी कहानी चल गई है, वो एसिड रीवैल्यू हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, ठीक है। तो अब जब ये सब कुछ हो गया तो पीएनएल के अंदर क्या आया? एसिड का बढ़ना पीएनएल में आया। बोलो, एसिड डेबिट पीएनएल में होता है, रिवर्स सरप्लस क्रेडिट पीएनएल में हुआ है। अच्छा, एक्यूमुलेशन ट्रांसफर की थी, एक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, ये पीएनएल में आया, कुछ भी पीएनएल में नहीं आया। पीएनएल में सिर्फ क्या आ रहा है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है ना जी, ये पिछले साल कितनी आई थी? इसको थोड़ा बढ़ाना ले, लेट्स से हमारा प्रॉफिट कितना है? 150, ठीक है, लेट्स से हमारा प्रॉफिट 150 आया था, 50 डेप्रिसिएशन थी। अच्छा, अब इस साल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एसिड रीवैल्यू हुआ। जब एसिड रीवैल्यू किया हमने तो रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड, रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप वर्किंग में देख रहे हैं, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 100 पे चली गई। तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्शन। क्या कहते हैं जी? इंक्रीमेंटल। किस वजह से इंक्रीमेंटल डेप्शन आई है? अब ये जो 50 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक है, इसका असर प्रॉफिट पे क्या पड़ा होगा? लेट्स से हमारा प्रॉफिट जो है वो इस साल 220 रुपए आया है, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड ना होती तो ये कितना होता? ये अगर रीवैल्यूएशन ना होती, अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है ना, वो अपवर्ड दूसरी तो भी देखेंगे, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये अज्यूम फिगर्स हैं, ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट, तो ये 270 आता, ऐसे ही है। अब इसको डज लग गई, अब बोलो लगी है नहीं लगी? डज क्यों डज लगी है? सरप्लस आने से एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ा तो डेप्शन बढ़ गई, डेप्शन पीएनएल में जाती है, उसने जाकर इसके प्रॉफिट को कम कर दिया। अब इसने जाकर ये भी अगले साल फिर स्टेटमेंट ऑफ, अब ये मैं अलग अलग बना रहा हूं, ठीक है, वैसे कंटिन्यूटी में बना सकता था लेकिन ये ना हो कहीं आप स्लिप हो जाए कहीं पे मेरे से, इसलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं दोबारा। ये जनाब अगला साल आ गया, यानी ये स्टेटमेंट इक्विटी मैंने बनाई थी 2015 की, अब ये मैं बना रहा हूं 2016 की, ठीक है, सही है। अब ये 2016 की जो चेंज इन इक्विटी बन रही है, ओपनिंग्स का मुझे नहीं पता, ये किसी का नहीं पता था, इसलिए तो कंप्लीट नहीं हुई, एक्सट्रैक्ट्स हैं भाई, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह पूरा डेटा हुआ करेगा, पूरा इसको बनाया करेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, पर फिलहाल मेरा फोकस जिस पे है उस पर है, ठीक है। अब ये जो 220 है ये यहां से निकला, साथ ही हमने इसके साथ ही हमारे कान में ये कह के गया अगर सरप्लस ना होता तो मैं अफसोस 270 आता, ये कह के आगे चला गया कहां? अब रिटेन अर्निंग का ये बच्चा है, अब इसने जाकर रिटेन अर्निंग को शिकायत लगाई, अबू मुझे ना नुकसान हो गया, अबू मुझे ना नुकसान हो गया। बेटा क्या हुआ? मुझे ना 50 रुपए की डज लगी है, 50 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। किसकी वजह से बेटा? ये आपके हम साय की वजह से। अब्बू ने कहा मैं बात करता हूँ। यार आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर तो आप आए नहीं, आप जब आए तो हमारे घर तो आए नहीं, लेकिन नुकसान आपके आने की वजह से हमें, बात समझिए, ठीक है। एक चीज होती है, मैंने एसोसिएट कहीं बनाई थी ना थोड़ी देर पहले, वो कहाँ बनाई थी मुझे याद नहीं आ रहा, बनाई थी ना, बनाई थी, गायब कर दी मैंने नहीं, ये तो अभी वैसे मैंने पूरी ना बनाई, वो जो मैंने थोड़ी सी ऐसे बात शुरू की थी कि एसोसीआई के अंदर क्या होता है? पीएनएल। वैसे बता रहा हूँ पीएनएल में क्या आता है जी? नेट प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसका अगला पोर्शन होता है ओसीआई, इसके अंदर आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स आते हैं, इक्विटी नहीं आती, बस कुछ आता है वो मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल होता है ना, ये ओसीआई का टोटल आ गया, ठीक है। तो दिस लेट्स से तो दिस प्लस दिस, ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है जी? तो ये है पूरी कहानी असल में, लेकिन ये अभी मैं बता नहीं सकता, माजरत मैं बार बार कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये इसलिए दोबारा मुझे बनाना पड़ा, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हिस्सा होता है ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, जिसको आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख कर आए हैं इंट्रो से, ये यहां से यहां तक, इससे आगे तो ना सीखा हुआ, इसको कहा जाता है इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहा जाता है जी? यानी जो आइटम यहाँ पे हैं उसके बारे में, ये वैसे ही मैंने लिख दिया, जो चीजें यहाँ पर, जो आइटम यहाँ पे हैं उनको क्या कहेंगे? पीएनएल में पड़े, बोलो। और जो यहाँ पर नहीं होंगे, इससे बाहर होंगे, उनको हम कहेंगे ये पीएनएल में नहीं पड़े, यानी आउटसाइड पीएनएल, ठीक है, ओके। अब वैसे तो आने वाले दिनों में आपको ये बता दूंगा कि ये सरप्लस जो है रूट भी यहीं से होता है, लेकिन फिलहाल मेरा ये मकसद नहीं था, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी कि क्या जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था हमारा इस सवाल में, अभी जो हम सवाल कर रहे हैं, जो 450 रुपए का है ना, 450 को जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, क्या ये रीवैल्यूएशन सरप्लस पीएनएल के अंदर आया है? मेरा सवाल है, क्या ये पीएनएल में आया? अगर पीएनएल में नहीं आया तो इस प्रॉफिट में शामिल भी नहीं हुआ। कंक्लूडेड। अब आओ वापस वो जो मैंने कहानी शुरू की हुई थी,
इसको नहीं सोचना भी, ये इंशाल्लाह सब कुछ आपको इंशाल्लाह रोजे रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा पर वक्त आने पर। अब मैं वापस आ गया हूँ जी। 16 में रिवैल्यूएशन हुई, अभी सबर काजर बहुत मैं इस वक्त परेशान हूँ, आप पार्ट 2 शुरू करने के बाद, अभी नहीं। 16 में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई जिस वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज हो गई, हुई कि नहीं हुई? उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। ये कम प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग में जाके, ये स्टैंडर्ड में नहीं ऐसी कहानी तो मैं बनाई, ठीक है ना, अबू बच्चे वाली, ठीक है। उस कम प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग में जाके शिकायत लगाई कि अबू मुझे 50 रुपए का नुकसान हुआ है और एक ऐसे भाई की वजह से हुआ है जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। यानी आप जस्टिफाइड होते, ये कह रहा है अपने अबू को समझा रहा है कि ये 50 की डेप्रिसिएशन की जो हमें डज पड़ी है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की, ये हमें डज तब डालते, जस्टिफाइड तब होता अगर जो सरप्लस आया था वो भी इन्होंने हमारे अंदर रिकॉर्ड करने दिया होता। जो सरप्लस या गेन आया है वो तो इन्होंने हमें दिखाया नहीं, लेकिन इस गेन के आने की वजह से एसेट तो बढ़ गया। अब एसेट को नहीं कम करना, वो बड़े हुए भी डेप्रिसिएट करना है ना, तो उसके बढ़ने की वजह से नुकसान हमें हो गया है। तो आप काइंडली ना इनसे बात करें, तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना बेटा, तुम जाओ नाश्ता, सॉरी खाना खाओ, वापस तो शाम को आया ना, खाना खाओ जाके सो जाओ। अब इसने जाके भाई साहब आप अच्छा हुआ आप आए, अच्छा किया आप आए, लेकिन देखें आपका हमारे साथ कुछ वास्ता था नहीं, तो आपके आने की वजह से ना हमें 50 रुपए का नुकसान हो गया है, तो आप काइंडली हमारा ये नुकसान पूरा कर दें। ये भी अच्छा आदमी था, इसने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है जी, मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे मैं पसंद नहीं करता। कितना नुकसान हुआ है? ने कहा जी 50 रुपए। कितना जी? ने कहा अच्छा ये ले 50 रुपए मैं देता हूँ आपको अपने जेब से निकाल के। तो इसने अपनी जेब से 50 निकाले और प्रॉफिट के अबू को दे दिए, ठीक है। अब ये एंट्री आपको मैंने कल सिखाई थी, जरा चेक करो एंट्री क्या हो रही है। ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है। ये क्रेडिट नेचर की चीज क्या हुई है? कम, और ये क्या हुई है? बढ़। ये कम, ये बढ़, ये कम, ये बढ़। अब ये कम क्रेडिट की कम तो मतलब डेबिट, और ये क्रेडिट की चीज बढ़ तो मतलब तो डेबिट। हमने कल ये एंट्री की थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। ये ट्रांसफर की एंट्री आपकी आया करेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। इसलिए तो कह रहा हूं जब वो टॉपिक शुरू करूंगा तो ये बात मुझे दोबारा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर सवाल में वहां पे आपको मिलेगी। जो उसके सवाल होंगे रिवैल्यूएशन, ये 2-3 सवालों में तो है ही, ठीक है। तो सही है ना। तो असल में पूरी कहानी मैं लिखवाना नहीं चाह रहा, बाहर लगा, दिल करे तो लिख लीजिएगा, लेकिन पूरी कहानी एक बार सुने जरा। पूरी कहानी ये है, इसको लिखना नहीं सिर्फ सुनना है, कहानी को जरा एंजॉय करें, सिर्फ सुनना है, ठीक है। एक्टिंग को एंजॉय करें, बस फनकारी गोलियों को एंजॉय करें। अच्छा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 100 रुपए। देखो ना, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन कितनी थी? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो उस वजह से डेप्रिसिएशन, तो इंक्रीमेंटल कितनी है? 50। वो अलग बात है कि हमने ऐसे कभी नहीं निकाली। ये कभी कभी सवाल में इतना डेटा नहीं होता कि हम ऐसे निकाल सके, फंस भी जाते हैं, और वैसे भी इस पे सोचने में टाइम लगता है। हमारे पास तो जुगाड़ मौजूद है, जुगाड़ जो लगाया था वही चेक कर लो, 50 ही देता है। मैंने कहा था नशर किया ना, 450 के साथ नशर कर दो, 450 बटा 9 करो तो कितना आता है? चेक कर लो। तो नशर शॉर्टकट है हमारे पास, जुगाड़ है हमारे पास। देखिए वापस फिलहाल तो कॉन्सेप्चुअली जी क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से 50 रुपए की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पीएनएल को चार्ज हो गई, जिस वजह से प्रॉफिट 16 वाले साल का प्रॉफिट 50 रुपए से कम हो गया। अब इस कम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है ना, ये कम वाला प्रॉफिट इधर चला गया। अबू ने पूछा बेटा क्या है आज बड़ा नुकसान कर रहे हो, मतलब नॉर्मल से कुछ हटके कुछ है? अब्बा जी है ना, अब्बा जी है, पता लग जाता है बेटा क्या करके आया है जी। वो अलग बात है कि कहते कुछ नहीं है, पता सब होता है उनको, उस्ताद को भी सब पता होता है कि कौन कहां पे खड़े हो क्या है। तो फिर अच्छा, तो अब्बा जी ने पूछा बेटा क्या बात है, थोड़े हालात जरा कमजोर लग रहे हैं। अब्बा जी वो एक दोस्त आए थे, वो किसी के हमारे से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, उनकी वजह से नुकसान हो गया, तो आप उनसे बात कर लें। भाई का ठीक है, जाओ उनसे बात की, भाईजान आपकी वजह से, आपके आने की वजह से हमें 50 रुपए की डज पड़ी है, ये नुकसान हमारा भर देने का, बिस्मिल्लाह ये ले 50 रुपए यहां से निकाल के। तो अल्टीमेटली वो जो असर डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट पे पड़ा था, हमने चेंजेस इक्विटी में आके उसको कैंसिल कर दिया। अब आपके दिल में आएगा यही क्यों ना कर लिया, क्या हम डेप्रिसिएशन 50 कर लेते? अगर डेप्रिसिएशन 50 करें तो उधर एसेट 900 का है, लाइफ 9 साल यूज हुई है, ये हम नोट में भी लिखा करेंगे, तो डेप्रिसिएशन तो वहां से मैच नहीं करेगी, ठीक है। आपको जी फिर डेप्रिसिएशन 50 ही करें, 100 करें ही ना, तो फिर मेरा मतलब है कि जो रिवाइजन मॉडल हमें ऑप्शन मिला था फिर वही ना करें, फिर कॉस्ट भी बढ़ा रहे, फिर तो मसला ही कोई था। मसला शुरू कहां से हुआ है? एसेट को फेयर वैल्यू पे रखने के लिए रिवाइजन मॉडल लगाया, फेयर वैल्यू पे रखा तो गेन आ गया, गेन को हम लेकर नहीं जा सकते थे पीएनएल में क्योंकि वो अनरियलाइज्ड था, ठीक है। तो हम उसको ले गए आउटसाइड पीएनएल, कहीं पे खूब से देता, पीएनएल में नहीं आया। लेकिन इस अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो गई, जिस वजह से प्रॉफिट कम हुआ। इसने रिटेन अर्निंग में जाके अपने अब्बू को रिटेन अर्निंग को शिकायत लगा दी घर जाके, ये उनके घर का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने बातचीत की और ये ऐसी कहानी है, ठीक है, सही है ना। तो असल बात तो ये है, अगर कोई लिखना चाहे तो वो भी अभी लिखना नहीं है, अभी सवाल भी नहीं करना, जरा सबर कर दें जी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 50 रुपए की चार्ज हुई, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया और रिटेन अर्निंग भी कम हो गई। अब हमने रिटेन अर्निंग को बढ़ाना है और कम करना है उस अकाउंट को जिसकी वजह से ये डेप्रिसिएशन बढ़ी थी, यानी जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। तो वो कौन सा अकाउंट है? रिटेन सरप्लस। तो अगर लिखना चाहो तो ये जुमला लिखो, उसके बाद फिर बाकी ये कहानी तो याद रहने के लिए, याद रखने के लिए जी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसके ऊपर ना, बल्कि रहो एक मिनट रहो। ये क्या है? इसकी नरेशन क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, ठीक है। अच्छा इधर देखो जी, अब डेप्रिसिएशन आम हालात की इसमें 50 रुपए से ज्यादा आई है, चेक करो यहां पर नशर करके देखो, वो थोड़ी करना है हमने जबानी, बस ये जो नशर किया नशर भी कर देना साथ ही, 450 बटा पर्चे का ये तरीका, ठीक है। तो मैं कहानी समझा रहा था जी, 50 रुपए आ गए, 50 रुपए भी। अब इसको मैंने कल सिखाने के लिए जो बात की थी वो भी ठीक है कि जैसे जैसे एसेट खत्म हो रहा है वैसे वैसे
सरप्लस भी खत्म हो, ये एक ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड। दूसरी क्या बात करता है बाद में करता हूँ। हाँ समझ भी जाएगा यार, कुछ जज्बात में बता आगे निकला होता है, छेड़ा ना करो यार मुझे। देखो ना अब जी, अब हाँ ना छेड़ में लगाना जी। 50 रुपए से रिवर्स सरप्लस क्या हुआ है? कम। अब इसकी एंट्री क्या है? सरप्लस के नीचे क्रेडिट है, बोलो कम हो रहा है तो डेबिट, तो रिवैल्यू सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग। ये एंट्री आपको याद है? जितना मैंने कल बोला था पर्चा पास करने के लिए इतना इनफ है। बाकी बात सिर्फ आप लोगों को मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दी थी। कुछ लोग लॉजिक के दीवाने होते हैं, कहते हैं नहीं यार ऐसे कैसे हम डेबिट रिटर्न करें। वजह बताओ, वजह तो वजह बताइए कि सरप्लस कहां पड़ा है? आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल में नहीं आया। उसकी वजह से एक्स्ट्रा टैक्सेशन कहां पड़ी हुई है? पीएनएल में, जिस वजह से पीएनएल में प्रॉफिट कम हुआ है। तो रिटेन्ड अर्निंग में जो कम प्रॉफिट आया है तो वहां पर हमने इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का असर निकाला है, ठीक है। तो वो जिसकी वजह से ये लॉस आया था उसको निकाला, सरप्लस से निकाल के कहां फेंक दिया? रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी अगर मैं इसकी नरेशन लिखूं ना, ये अब लिखनी बड़ी लिखी नहीं ना, इसकी नरेशन अगर मैं लिखूं तो ये है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन जो मेंटल हो गई हो उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल, ऐसा ही है जो डेप्रिसिएशन मेंटल हो जाए। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है जी। अब इसकी और भी लॉजिक्स मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत हो गया। पार्ट 2 भी भाई ने शुरू करना है। बाकी बच्चों का सवाल मैं पार्ट 2 में लेता हूं, ये लिख लें, नोट फरमा लें और पार्ट 2 हमारे आप शुरू कर दें।